चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया है। कुछ मैकेनिक्स में जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनके डायमेंशंस हमने सीखे हैं, और हम इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करेंगे। पहले आप लिख दीजिए, ये हेडिंग दे दीजिए डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब इस डायमेंशंस की मदद से हम इसके जो जो एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो अभी इसकी हम एप्लीकेशन नंबर 1 लिखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 और लिख दीजिए टू डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ एन अननोन physical quantity, to determine dimensions of an unknown physical quantity or physical constant। जो भी अननोन हो उसके डायमेंशंस निकालना। to determine dimensions of an unknown physical quantity or a constant। देखिए इसके स्टेप्स क्या है। नंबर वन, think of a formula involving the unknown। Think of a formula involving the unknown। Number 2, bring the unknown on LHS। bring the unknown on left hand side, और इसके ब्रैकेट में कैप्स में लिख दीजिए ऑलवेज। चाहे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अननोन को हमेशा आपको LHS पे जल्दी से जल्दी ले ही आना चाहिए। क्वेश्चन में ध्यान से आइडेंटिफाई करना चाहिए एक्चुअली अननोन क्या है, और अननोन को LHS पे ले आना चाहिए। और अगर आप ये डायमेंशन के चैप्टर में हैं तो फिर जितने भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप जानते भी हैं, जिनके डायमेंशंस नहीं होते, जैसे 2 या पाई या sin 30 या लॉग टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म, नंबर 3 में लिख दीजिए ड्रॉप ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। कहीं थीटा भी हो ना तो उसे भी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि उसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते। ड्रॉप ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज लाइक प्योर नंबर्स, लिख ही लेते हैं पूरा, लाइक प्योर नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, जितने भी डायमेंशन, और एंगल लिख दीजिए उसमें, एंगल थीटा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। स्ट्रेन हमने पढ़ा था, स्ट्रेन, कहीं अगर स्ट्रेन आ रहा हो तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। जितनी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उनको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और नंबर 4 में लिख दीजिए नाउ रीराइट द इक्वेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और फिर नंबर 5 है ये put the dimensions of all quantities on the RHS। put the dimensions of all quantities on the RHS। बस इससे आपको जो अननोन क्वांटिटी है आपकी जो LHS पे उसके डायमेंशंस मिल जाएंगे, आपको डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। बस इसी के एप्लीकेशन के रूप में मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, T is equal to 2 pi under root L by G। T is equal to 2 pi under root L by G। इसमें ये I don't know what is T। ये T कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टाइम है। टेंशन हो सकता है, थ्रस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, I don't know what it is। तो कहता है इस T के डायमेंशंस निकालिए। देखो जिसके डायमेंशंस निकालने हैं वो ऑलरेडी LHS पे है, मुझे नहीं भी पता वो क्या है तो आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ,
ये और ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है और इक्वेशन होगी जो भी अननोन था दिस इज इक्वल टू a to the power 1 by 2 and g to the power minus 1 by 2 ये ये रूट l अपॉन रूट g है और रूट n टू द पावर 1 by 2 और रूट g जब नीचे से ऊपर जाएगा ये n टू द पावर 1 by 2 अपॉन g टू द पावर 1 by 2 है और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया n टू द पावर 1 by 2 और अब g is a kind of acceleration, कोई सा भी acceleration हो सबके डायमेंशंस वही होंगे l1 t minus 2 to the power a minus 1 by 2 है। कोई सा भी acceleration हो डायमेंशंस वही होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले। अब इनकी हम ये ब्रैकेट्स खोल देते हैं, इसको n to the power 1 by 2 लिख लेते हैं, इसको n to the power minus 1 by 2 लिख लेते हैं, इसे t तो -2 into -1 by 2 लिख लेते हैं क्योंकि x to the power m to the power n is equal to x to the power n into n। अब ये फाइनली हो गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 1 by 2 minus 1 by 2 l जो दोनों है ना इनको हमने क्लब कर लिया। अगर x to the power y into x to the power z है तो आप उसे x to the power y plus z लिख सकते हैं। अगर बेस सेम है तो फिर पावर्स ऐड हो जाते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं और ये t का तो पावर हो गया ये +1 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया l minus 1 by 2 plus 1 by 2 0 l0 m0 भी मैं अपनी मर्जी से लिख ही सकता हूँ और ये t to the power 1 आया। इसका मतलब ये कोई सा टाइम पीरियड था, इसका मतलब ये कोई सा टाइम पीरियड था। ये t टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेंशन हो सकता है, थ्रस्ट हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। किसी सिंपल चीज को भी वो नया नाम दे सकते हैं। आपको डायमेंशंस का मेथड फॉलो करना है। ये t फाइनली टाइम पीरियड निकला, ये कांस्टेंट्स से हमने को ड्रॉप कर दिया था न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। ये स्मॉल g तो वही है जो अभी पढ़ा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी और ये r एक रेडियस है जो कि एक लेंथ होती है, r रेडियस है जो कि लेंथ होती है, m तो मास है ही, आपको g के डायमेंशंस निकालने हैं। g आप जानते हैं, इसे आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आपको g के डायमेंशंस निकालने हैं, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। अननोन को एलएचएस पे लाइए, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट तो है नहीं, बाकी सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन डाल दीजिए, ये g हो जाएगा स्मॉल g r स्क्वायर अपॉन m। एक्सीलरेशन है l1t minus 2 और एक रेडियस एक लेंथ है तो l स्क्वायर और ये m है तो m ऊपर चला गया -1, l ये दोनों l एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, l के सारे टर्म्स एक साथ ले लेंगे और फिर t का टर्म, तो जो स्मॉल g है, जो स्मॉल g हो गया इसके डायमेंशंस आ गए m-1 l3 t-2 ये है। अगर कोई फॉर्मूला आपको याद आ जाए, अगर मैं आपसे कहता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस निकालो, अगर आपको ये फॉर्मूला आ जाता याद F=g m1m2/d², उससे भी काम चल जाता। तो फॉर्मूला अभी मैं दे रहा हूँ, कोई और क्वांटिटी आएगी। ये डायमेंशंस में थोड़ा सा ऐसा लगता तो है कि थोड़ा अनप्रोडक्टिव चैप्टर है इनिशियली स्टूडेंट्स को, पर अगर आप ध्यान देंगे तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ी स्पीड मैंने इसीलिए ज्यादा रखी है। बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। मैथमेटिकल टूल का चैप्टर और ये डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर बहुत पावरफुल है कायदे से। हो सकता है डायरेक्टली स्कोर में कन्वर्ट इसका असर न दिखता हो, वैसे तो आते हैं क्वेश्चंस, बट इनडायरेक्टली बहुत पावरफुल चैप्टर है। ऑलराइट, मान लीजिए क्वेश्चन ये है, a coach tells his student
that muscle into speed is equal to power. A coach tells a student that muscle into speed is equal to power. Find the dimensions of muscle. Find the dimensions of muscle. अभी मैंने नए कोई तो भी रिलेशन बना के दे दिया, जैसा फिजिक्स में ऐसा कोई होता ही नहीं है। फिजिक्स में ऐसा कोई वैलिड रिजल्ट डायरेक्टली स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ाया जाता, पर सवाल ऐसा आपको दिया जा सकता है। अब कहता है मसल के डायमेंशंस निकालिए। बताइए आंसर। आया किसी का? जस्ट एनीबडी, मेक इट क्विक, जल्दी बताइए। सर M1 L1 T-1। थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सर गलत। M1 L1 T-2। हाँ ये सही है, शाम को भी सही है। ओके, तो अननोन इज मसल, तो मैं अननोन को LHS में लगता हूँ और ये पावर अपॉन स्पीड लिख लेता हूँ। कि मोमेंटम या प्रेशर तो नहीं है, तो पूरा ही लिख ले तो अच्छा है। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करने चाहिए। कोई कांस्टेंट था नहीं जिसे मैं ड्रॉप कर दूं। पावर होता है m1 l2 t-3, ये वर्क अपॉन टाइम है, अगर याद रहे तो अच्छा है। पावर है वर्क अपॉन टाइम और स्पीड है वेलोसिटी l1 t-1। तो ये m तो और कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा, m तो अनअफेक्टेड रहेगा। l का पावर ये 2 - 1 हो जाएगा और t का पावर -3 + 1 हो जाएगा। तो m जो है, ये जो मसल है, अब इसे m से लिखूंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ये कहीं मास तो नहीं है। इसको मसल पूरा ही लिख लेता हूँ, इसको मसल में पूरा ही लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू डायमेंशन है इसके m1 l1 t-2। यानी कि क्या पहचानते हैं क्या इसको आप? ये है फोर्स, दिस इज विद दिस मसल मस्ट बी फोर्स। मसल हो सकता है फोर्स हो, ये फोर्स है। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं एनर्जी का, ½ I ये तो एनर्जी है, इसको हम जानते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये हम जानते हैं। तो एंगल अपॉन टाइम हमने एक बार बोला था। ये आई पता नहीं क्या, चलो मैं इसका नाम बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम भी जानने की जरूरत नहीं है, बस ये अननोन है, आपको आई के डायमेंशंस निकालने हैं। ये अननोन है, आई के डायमेंशंस निकालने हैं। इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 11th के सिलेबस में है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट को मैं पहले ही ड्रॉप कर सकता हूं चाहूं तो। आई होगा 2u/ω²। अभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकता, अब जब ये 2 ड्रॉप कर दूंगा तो मैं u/ω² ऐसा लिख सकता हूं। ओमेगा को अलग से हैंडल कर लेता हूं, एंगल अपॉन टाइम। हाँ, एंगल अपॉन टाइम। अब एंगल के तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो ओमेगा की जगह बस मैं t-1 लिख दूंगा। एनर्जी है m1 l2 t-2, ये एनर्जी है अपॉन t-1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ऊपर भी t-2 है, नीचे भी t-2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके डायमेंशंस है m1 l2, उसके डायमेंशंस है m1 l2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे इसको। एनर्जी के एक बात देखिए, फॉर्मूला में मोस्टली हाफ आता है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसे कई सारे फॉर्मूले मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ।
कहीं हाफ भी आता है, कहीं स्क्वायर भी आता है। कई फॉर्मूले एनर्जी के हम पढ़ेंगे, उनमें ये हाफ और ये स्क्वायर वाला टर्म ये कॉमन होगा। एक फॉर्मूला ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है हाफ वाई इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी आप जानते ही हैं, एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ वाई टू स्ट्रेन स्क्वायर। अब इसमें कहता है वायर के डायमेंशंस निकालिए। स्ट्रेन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। So same as energy. हम्म, Same as energy. सेम एज। Energy density like. अरे यार तो भैया एमएलटी के टर्म्स में बताओ ना। बात तो अच्छी बोली आपने, पर एनर्जी डेंसिटी के भी कौन से हमको मालूम है? बात तो आपकी पूरी सही है कि इसके तो कोई डायमेंशन है नहीं, इसके तो कोई है नहीं, तो वाई के वही है जो एनर्जी डेंसिटी के हैं। पर हम M1 L minus 1 T minus 2. हाँ राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, ये y को LHS पे रख लेता हूँ। चाहूँ तो मैं अभी से इसको और इसको ड्रॉप कर देता हूँ, और हाँ अननोन को इधर ले आता हूँ, और y डायमेंशंस के लिहाज से अगर आप कुछ ड्रॉप कर चुके हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट कायदे से जरूर लगाना चाहिए। इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी है m1 L2 T-2 और वॉल्यूम है L3। ये L और L के टर्म्स एक साथ क्लब होंगे। m का तो करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई टर्म नहीं है, L के दो टर्म्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, और T भी बस एक ऊपर ही है। तो जो y है उसको, उसका आंसर है m1 L-1 T-2। ठीक है, इस एक्चुअली y को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। y है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको ये सब अभी पढ़ाया जाए, क्योंकि डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी का तभी पढ़ेंगे ही। फिर भी ठीक है, चलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, बुक्स को आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इसलिए करा देते हैं। जरा प्रेशर के डायमेंशंस रिकॉल करिए। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। M1 L minus 1 T minus 2. मतलब ये y क्या है? Pressure. हाँ बस यही दिखाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मैंने एक स्ट्रेस पढ़ाया नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। all have same dimensions। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 स्टार दे दीजिए इसको। प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये y यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ये कोई मॉड्यूलस है, ऐसे और भी कई मॉड्यूलस होते हैं असल में, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, all have same dimensions। स्ट्रेस का भी कोई फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट के और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम है, ये एक आउट ऑफ द ब्लू हमने स्टैंडर्ड चीज अभी आपको पढ़ा दी, एग्जाम में आती है, वैसे ये भी एग्जाम में आए या ना आए इसकी एप्लीकेशन बहुत है। कई जगह आप पहचान जाते हैं कि यार एनर्जी डेंसिटी का नाम आते ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। ये भी आइडियली अगर आपको याद रहे हो जाए तो अच्छा है, याद हो जाए तो अच्छा है, वरना फोर्स अपॉन एरिया से तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है, मैकेनिक्स में मेरे हिसाब से काफी ऑलमोस्ट 70-80% क्वांटिटीज तो हमने अभी पढ़ लिया है, जो आपको डायमेंशंस के चैप्टर में एनसीईआरटी में मिलती है। बाकी थोड़ी बहुत कुछ रह गई होंगी,
और जिस चैप्टर में वो क्वांटिटी आएगी जिसका फॉर्मूला जहां आएगा उसी को ढंग से वहां पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। ऐसे ही लिख दीजिए, डायमेंशंस ऑफ सम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखवा देता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज, फंडामेंटल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज क्या? Charge. करंट। ऐसा लिख लेते हैं, करंट की यूनिट एम्पियर है ना, तो इससे चाहे तो ए लिख देते हैं। कभी कभी ये लोग MKS ये सिस्टम भी कहीं किताब में आपको दिख जाएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। पहले उन्होंने लेंथ मास टाइम की MKS सिस्टम बनाई थी, फिर एक इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटीज को इंक्लूड करने के लिए एम्पियर को भी मिला लिया था उसमें, तो MKS सिस्टम बनाया था। फिर बाद में SI सिस्टम आ गया, तो फिर ये MKS सिस्टम कुछ नहीं रह गया। कहीं कहीं किताबों में ऐसी कोई चीजें दिख जाए तो इग्नोर करना या टीचर से पूछ लेना, परेशान मत होना, ये मत सोचना कि पढ़ाई ही नहीं है। बहुत सारा मैटर आपको कहीं कहीं मिलेगा जो हो सकता है जिसका जिक्र क्लास में ना हुआ हो। टीचर को पता है क्या रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है। हर वो चीज जो आपको कहीं किताब में दिखेगी जरूरी नहीं है कि उसका कोई एग्जाम ओरिएंटेड सिग्निफिकेंस हो। यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर ब्लाइंडली। वो है तो कंटिन्यू करिए हमेशा, नहीं तो look for trust. Trust is something very important. Anyway, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हम पहली क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों की बात कर रहे हैं? करंट की एक डेफिनेशन होती है I is equal to Q by T, Q is equal to IT। और जो डायमेंशन ऑफ Q है वो A1 T1। मैं आपसे NKS सिस्टम की बात कर रहा था, ऐसा ही एक और सिस्टम FPS सिस्टम में मिलता है किताबों में। ब्रिटिश सिस्टम था, ये ब्रिटिश सिस्टम था और ये ब्रिटिशर्स अपने साथ ही ले गए। ये NCERT के स्कोप के बियॉन्ड है, इसकी बातें आजकल ऑब्सोलीट हो गई हैं, इन्हें लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इसके बारे में भी आपको जो भी मिले कायदे से इग्नोर कर देना चाहिए। हालांकि कुछ आज भी प्रैक्टिकल यूनिट्स थोड़ी सी यूज होती है, मैं बता दूंगा इनको थोड़ा सा हल्का का, क्योंकि आज भी लेंथ कभी कभी हम फुट में फीट में बात करते ही हैं, मास की बात पाउंड्स में कभी कभी कर ही लेते हैं। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका वेट वजन आज भी पाउंड में बताया जाता है, और ऐसे तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज भी टाइम है, सेकेंड है। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम आने के बाद वो भी खत्म हो गया। तो क्यू को एनीवे याद रखिए, Q is equal to 80, Q is equal to 80। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सीधे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करता हूँ आपसे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वही जिसे आप एक सेल का EMF कहते थे। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। किसी को उसका कोई फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद होगा तो डायमेंशंस आसानी से निकल आएंगे। बोलिए, हाँ श्री अर्था बोलिए। सर W by Q। एक्सीलेंट, ये पढ़ा तो हुआ है ना आप सबने? ये सभी ने पढ़ा हुआ है, याद नहीं होगा। दानिश पढ़ा है कि नहीं? यस सर। हाँ, V is equal to W by Q। याद आ जाए तो अच्छा है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाए। फॉर्मूले पता होंगे तो हम डायमेंशंस निकाल पाएंगे। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी डायमेंशंस हम निकालते हैं
कोशिश करके उनका कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें मैकेनिक्स का टर्म आता, वर्क, फोर्स, पावर, ऐसे कोई टर्म आते हैं, तो फिर हम बहुत आसानी से उसके डायमेंशंस निकाल लेंगे। ये बात पहले कहीं ऊपर लिख दीजिए, स्टार लगा, ये बात पहले कहीं लिख दीजिए। टू डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी in E/M, electricity/magnetism. To determine dimensions of a quantity in electricity/magnetism, think of its formula. Pause करके आप- चलिए, ऑलराइट, कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस चाहिए, तो think of a formula in terms of a quantity in mechanics. Think of a formula in terms of a quantity in mechanics. ये आपने लिख लिया है। इसीलिए जब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, मुझे V का फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, तो वो W/Q हो सकता है, वो W/Q हो सकता है, क्योंकि मैकेनिक्स का टर्म आ रहा है ना उसमें, वर्क। अभी फॉर्मूला आपको याद नहीं था, इसे याद कराने के लिए मैं बहुत एक सिली सा तरीका बता रहा हूँ। इट इज नॉट एक्चुअली मच रिक्वायर्ड एज वेल, बट फिर भी इट वर्क्स। फॉर्मूले तो आपको याद रह ही जाएंगे, कुछ वियर्ड से तरीके होते हैं। ऐसा भी एक परसेप्शन, ऐसा भी एक डायमेंशन आपको अपना डेवलप करना चाहिए। बहुत ही इडियोटिक सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पर फॉर्मूला एनीवे देखिए अभी आपको याद नहीं था, और अब अपन इसे शायद कभी भी ना भूल पाए। वी का फॉर्मूला है, इधर वी है ना, तो इसको मैं इधर वी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब बहुत ही वियर्ड बात कर रहा हूँ, इस वी को इस वी से चिपका के लिख दो, इस वी को इस वी से चिपका के लिख दो, और ये जो वी लिखा है ना, इसको ऐसा क्यू बना दो, फॉर्मूला हो गया W/Q। बताइए, है काम का या यूजलेस है? बोलिए, कुछ क्या लगता है आपको? दानिश? यस सर, काम का। हाँ, मतलब इनिशियली देखिए, लेटर ऑन जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, 12th में पढ़ लेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा आपके हैबिट में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बार आप इसे यूज़ करेंगे। पर मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी किसी भी ऐसे सिचुएशन में जो आप अटके, जहाँ आपको केवल रेक्टिफिकेशन लगाना है, कोई सपोर्ट नहीं है उस चीज़ को डिराइव करने का या विजुअलाइज करने का, तो अगर आप उसे देखते रहेंगे तो कोई भी एक ऐसा सिली सा वियर्ड सा आइडिया क्लिक कर सकता है। और जितना सिली मेथड होगा ना इस टाइप की अप्रोच का, उतना ज्यादा वो याद रह जाएगा। बड़े इडियोटिक है। इस वी को मैंने कहा ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो, इस वी को इससे चिपका के W बना दिया। अब मेरे को ये दो वी अब दिखेंगे भी, और इस वाले वी को मैंने Q बना दिया। V का फॉर्मूला है W/Q। एनीवे डायमेंशंस निकाल लेते हैं। डायमेंशंस हो गए, ये वर्क हो गया M1 L2 T-2, और Q अगर आपको याद रहे कि A1 T1 तो अच्छा है, फिर ये कुछ आ जाएगा M1 L2 T का टर्म जरूर अफेक्ट होगा, -3 या -2 है और ये 1 है, ऊपर जाके -1 और हो जाएगा, और ये -1 पोटेंशियल के डायमेंशन से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद करिए, इसको याद करिए। ऐसे फिर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता हूं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें मैकेनिक्स का कोई टर्म आता हो
यानी फोर्स या पावर या वर्क बेसिकली आते हो तो अच्छा है। रो एल बाय ए। रो एल बाय ए। अरे यार बर्बाद हो गया तुम। रो एल बाई ए में चल, रो अपने को काम आता है, रो से कोई रोना थोड़ी है। अगर आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए बोल दिया तो लफड़ा हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, आई डू नॉट नो रो। R is equal to V upon I। हाँ, R is equal to V upon I is good, पर उसमें ऑब्जेक्शन ये है कि वोल्टेज के डायमेंशन हमें नहीं पता। आप कहेंगे अभी तो निकाले हैं हमने, पर क्या मैं, अगर सवाल ये आया है तो पहले मैं V को निकालूंगा, वो भी अच्छा खासा टाइम खा जाएगा। V को आप जानते हैं, आप V को निकाल सकते हैं, पर अगर ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ जाए आपको जिसमें मैकेनिक्स का टर्म आता हो, इसमें मैकेनिक्स का तो कोई टर्म नहीं आ रहा ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। डायरेक्ट एक स्टेप से सॉल्यूशन अगर आए, ऐसा मेथड सोचने की कोशिश करिए। ये इनडायरेक्टली आप कर तो लेंगे, पर पहले V को भी निकालना पड़ेगा। कोई एक ऐसा फॉर्मूला तो सोचिए जिसमें एक ऐसा टर्म आता हो जिसमें कोई भी वो अननोन ना हो, उस टर्म को आप डायरेक्टली जानते हो। T is equal to I square अब R। आई आप काम की बात है, राइट, ऑल राइट। P is equal to I square R। P is equal to I square R। जैसे मैं किसी जमाने में ऐसे याद कराता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पावर का फॉर्मूला है I square R। अब ये भी लॉजिकल नहीं है, राइमिंग से ही कई बार काम चल जाता है। बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पावर का फॉर्मूला है I square R। एकदम ही यूजलेस और इडियोटिक तरीका है, आई एग्री, बट इट वर्क्स, इट वर्क्स। और अपने को तो सिर्फ नंबरों से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो R का फॉर्मूला हो गया P बाय I स्क्वायर। अगर मैं R के डायमेंशंस की बात कर रहा हूं तो M1 L2 T माइनस 3 अपॉन A T का स्क्वायर, ये, और A T का स्क्वायर, M1 L2 T माइनस 3 A स्क्वायर T स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस के डायमेंशंस हो जाएंगे M1 L2 और T ऊपर जाके -3 -2 हो जाएगा, शायद -5 हो जाएगा। अच्छा, I स्क्वायर तो डायरेक्टली सिर्फ I रहेगा, सॉरी क्यों नहीं है ये, I स्क्वायर तो डायरेक्टली बस I है, I का ही स्क्वायर है, I का ही स्क्वायर है, और ये T -3 A -2 हो गया बस। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। मैंने अपनी गलती इसलिए पकड़ ली क्योंकि पावर जब 5 आया तो थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा। एक मुझे आइडिया है कि भाई पावर्स डायमेंशंस नॉर्मली 1 2 3 तक जाते हैं, कभी कभी 4 तक भी जाते हैं, उसके ऊपर ये नॉर्मली नहीं जाते हैं। वो रेंज का अगर आपको आइडिया दिमाग में बना रहे कि आंसर किस रेंज में आता है, तो आप अपनी सिली मिस्टेक पकड़ सकते हैं। आई को डायरेक्टली आई लिखना था, 80 नहीं लिखना था। एनीवे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में और 3 चीजें होती हैं एक्चुअली, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको या तो आप आर कह सकते हो या एल कह सकते हो या सी कह सकते हो। आर एन इंडक्टर, सॉरी ऐसा एक लाइन लिख दीजिए, चलिए, देयर आर 3 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आर, एल और सी। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, L is for inductance and C is for capacitance। ज्यादातर हम इनकी ही बात करते हैं, R, L और C। रेजिस्टेंस को हम देख चुके हैं, इंडक्टर L को तो आप नहीं जानते हैं शायद। L के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी का एक फॉर्मूला है ½ Li स्क्वायर। एनर्जी का एक फॉर्मूला है ½ Li स्क्वायर। इससे L हो जाएगा, अगर डायमेंशंस बात कर रहा हूं तो 2 ड्रॉप कर दूंगा, एनर्जी अपॉन I स्क्वायर, तो ये M1 L2 T -2 A -2 सीधे हो गया। एनर्जी के डायमेंशन ये डायरेक्ट हो गया। तो पावर बाय I स्क्वायर आया था, ये एनर्जी बाय I स्क्वायर है। ये फॉर्मूला खाली आपको पता होना चाहिए,
इन्हें अभी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दे पाए तो अच्छा है। एक ही बात ध्यान दें कि एनर्जी के ज्यादातर फॉर्मूले में ये हाफ दिख रहा है, मैं कहीं कहीं एनर्जी के ज्यादातर फॉर्मूलों में हाफ आता है, फिर एक टर्म आता है, फिर किसी का स्क्वायर आता है। ऐसा कुछ ऑब्जर्व करें तो अच्छा है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी हमने देखा था ना, हाफ y इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ y इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। कुछ देयर इज सम एनालॉजी, कुछ एनालॉजी है इनमें। ऑलराइट, ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं आपसे कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। इसका भी एक फॉर्मूला, कई फॉर्मूले होते हैं वैसे, और इसका फिलहाल मैं ये फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। इसके कई फॉर्मूले होते हैं, इसका एक फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा हूँ, हाफ q स्क्वायर बाय c, और इससे आपको c के डायमेंशंस मिल जाएंगे, q स्क्वायर बाय u, a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m1 l2 t माइनस 2। एनर्जी अगर डायरेक्ट याद रहे तो अच्छा है, तो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t4 और a2। ये कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हो गए, ये कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हो गए। हमें डायमेंशंस तो किसी के भी याद नहीं करने हैं, यहाँ तक कि वोल्टेज के भी याद नहीं रख करते हैं। फॉर्मूले याद करने हैं कि आप किससे डिराइव कर रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं कि आप किससे डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले को मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, हालांकि इस समय इनकी जरूरत नहीं है, पर बस वही वो नैक आप में डेवलप हो जाए, वो नैक आप में आप थोड़ी कोशिश करें। कहीं कहीं इन तीन फॉर्मूलों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही याद कराने की कोशिश करते हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज कभी हमें एग्जाम के जस्ट पहले एनर्जी चाहिए थी, और कुछ स्टूडेंट्स रेड बुल वगैरह यूज करते हैं, एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक अगर आप लोगे तो आप बोलोगे पावर आई तो यार, ये ड्रिंक आपने पी, कुछ पावर आई तो यार, आई तो यार, ये आई तो यार, पावर तो आई पर ये एनर्जी कम लाई, एनर्जी आधी लाई। जो एनर्जी है ना, आधी आधी हो गई, एनर्जी आधी लाई तो, वो ड्रिंक से ही बात कर रहा हूं मैं, तो भी कह सकता था एनर्जी आधी लाई तो मेरे को इससे मसल्स में आधी एनर्जी मिली, और आधी एनर्जी एक्चुअली मैंने फ्लश कर दी और वो अल्टीमेटली सी में चली गई। आधी एनर्जी मेरी बॉडी ने यूज नहीं की, फ्लश हो गई, और होते होते वो फाइनली सी में चली गई। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो बाकी आधी एनर्जी है ना, जो आधी एनर्जी है वो है क्यों तूने ये तूने के लिए है, तूने सी में नीचे डाल दी। तो जो आधी एनर्जी है, आधी एनर्जी तो मेरी बॉडी को मिली, एनर्जी ड्रिंक पी, उससे मैं बोल रहा हूँ पावर आई तो यार, और वो रेड बुल की बोतल से बात कर रहा हूँ, एनर्जी आधी लाई तो, और आधी एनर्जी क्यों तूने सी में नीचे डाल दिया। अपॉन में आ रहा है ना, अपॉन में आ रहा है, इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया, सी में नीचे डाल दी। अगेन दिस इज वियर्ड, आई डू एग्री, दिस इज सिली, बट इट वर्क्स। और जितना वियर्ड मेथड होगा ना, जितना इरिटेटिंग मेथड होगा ना शुरू में, उतना ही आपको वो याद रह जाएगा। या आप अपने अपने हिसाब से कहीं कहीं ट्राई कर सकते हैं, और इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो फाइन। अगर आप इसके बिना ही काम चला रहे हैं इवेंचुअली तो बहुत अच्छी बात है, पर कहीं कहीं शुरू में इससे आपका मन भी लगा रहेगा, आप बोर भी नहीं होंगे पढ़ाई करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन 2 साल एक्चुअली पढ़ना ही है, मैक्सिमम टाइम, एज मच एज यू कैन, और इस टाइप की थोड़ी थोड़ी हरकतें करते रहेंगे तो बोर नहीं होंगे। आई डू नॉट रिकमेंड देम टोटली एंटायरली, these provide very little support, but थोड़ा फन आ जाता है। और ऐसी कोई चीज नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में जिसको इस तरह से याद ना किया जा सके। मतलब 70 to 80% मैटर तो
आपसे याद ना हो तो आप मुझे दे दो, कोई भी सब्जेक्ट को मैं याद करा दूँ, और रीजनेबली थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा सा ठीक ठाक चीजें हो ही जाएंगी। ये फिर भी ओके, हर जगह एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ आ रहा है और कुछ स्क्वायर स्क्वायर भी आ रहा है, वो भी हमने देखा। चलिए अब मैं आपसे ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक फॉर्मूला पूछता हूँ। अगला टर्म है एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे देता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला शायद आप जानते हो, ये कुछ ऐसा होता है, ये होता है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, हमें इसके डायमेंशंस चाहिए, हमें इसका नाम भी नहीं पता और इस समय इसका नाम जानना जरूरी भी नहीं है, पर बस इसके डायमेंशंस निकालिए। Q1 भी चार्ज है और Q2 भी चार्ज है, R एक डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालिए, उसे LHS पे ले जाइए। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 पर ये Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, पहले अननोन को यहाँ लेके गया, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन F R स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 T1 का स्क्वायर और फिर M1 L1 T माइनस 2 और L2। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आएंगे, ये तो वो G M1 M2 by R स्क्वायर जैसा है ना, इसके डायमेंशंस आएंगे। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, M तो -1 आएगा, L यहाँ भी और यहाँ भी है और यहाँ नहीं है तो L -3 आएगा, T यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा और A 2 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस है। इन्हें पढ़ाने का मकसद यहाँ पे केवल शायद यही है कि आप ये थोड़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस की आदत पड़ जाए, आप इनको देखने की आपकी हैबिट पड़ जाए, बाकी इनकी यहाँ बिल्कुल कोई भी कायदे से जरूरत है नहीं। जब ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 12th में, तब आप इसका डायमेंशन निकाल ही लेंगे। जो भी फॉर्मूला आपको बता दिया जाए आप उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक टर्म है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कूलम्ब लॉ से निकालते हैं उसका एक टर्म है। ठीक है, ऐसे ही ये म्यू नॉट एक टर्म है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं इसको। ये मैग्नेटिज्म का एक कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है और आपने पढ़ा है शायद। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला किसी को याद है? टू करंट कैरिंग वायर्स आपने 10th में पढ़ा तो है, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? याद आ रहा है क्या? यस सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा? नो सर। चलिए ठीक है, कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, आईसीएसई में भी है वैसे, और कुछ कॉम्पिटिशन्स की आप आगे तैयारी करते हो एनटीएससी वगैरह की, तब आप पढ़ लेते हो। मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको इस फॉर्मूले के बारे में कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूले में ये जो एफ है ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, यही खास बात है इसमें। ये क्या है शांभवी? इसी का पात्रा आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। ये जो एफ है ना, ये एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये बोलते से फोर्स है, पर यहाँ की यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मीटर, एक्चुअली ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब मैं इसके डायमेंशंस निकाल रहा हूँ, तो म्यू नॉट को मैं एलएचएस पे ले आता हूँ, 4 पाई को मैं छोड़ देता हूँ, ये एल बाय एफ हो जाएगा, तो मैं 2 भी छोड़ देता हूँ, ये आई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये A2 T2 और ये A2 नहीं है खाली A2 और F है M1 L1 T माइनस 2। तो बल्कि ज्यादा अच्छा होगा इसमें, एक मिनट, ये तो ठीक है, फोर्स से रिलेट किया, म्यू नॉट निकालना है, फोर्स से रिलेट किया तो एक अच्छी बात है, पर इसके बारे में फिर मैं कुछ और भी कह देता हूँ आपसे कि ये और ये तो कैंसिल हो जाए ना, तो आप खाली ये याद रखिए
कि म्यू नॉट के डायमेंशंस वही हैं जो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर के। म्यू नॉट के वही, ये न्यूटन आएगा और ये एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा, बस इससे याद कर लीजिए, अब निकल आएगा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो बात ध्यान रखिए, ये फोर्स नहीं है और ये न्यूटन हो गया और ये एम्पियर स्क्वायर हो गया। म्यू नॉट के वही डायमेंशंस हैं जो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर के। अब ये डायमेंशंस आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया 11th में। रिडबर्ग्स कांस्टेंट के बारे में कोई कुछ भी बताएगा, कोई भी फॉर्मूला? RYD_BE_RG_S, रिडबर्ग्स कांस्टेंट पढ़ा है क्या? यस सर। तो बताइए इसके बारे में, इसकी यूनिट पता है या फॉर्मूला? मीटर इनवर्स यूनिट। हाँ, यूनिट आपने सही बता दी। मैं इसे डरावने तरीके से बताता हूँ आपको। 1/λ का फॉर्मूला है RZ²। ये हम रिडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है ये वेवलेंथ है। अगर ये फॉर्मूला मैं आपको दे दूं और इस फॉर्मूले में कहूं r की यूनिट निकालिए या r के डायमेंशन निकालिए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये z भी एक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, n1 ऑर्बिट का नंबर है, n2 ऑर्बिट का नंबर है, n1 की कोई यूनिट नहीं है, n2 की कोई यूनिट नहीं है, z की कोई यूनिट नहीं है, तो डायमेंशनली r इज इक्वल टू 1/लेंथ। अब वो कौन सी लेंथ है मुझे उससे मतलब नहीं, इट इज सम लेंथ। तो r के जो डायमेंशंस हैं वो L इनवर्स निकला है। इसीलिए किसी भी चैप्टर में you will find immense application of this kind of distinction, this kind of habit, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में शायद इतने जो टर्म्स हैं ना, उतने काफी हैं। मैं अब आपको जो मैंने क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस कर ले रहा हूं, क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, वो आपने लिख भी लिए होंगे, क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। एक एक करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, हम उन्हें डिस्कस भी कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, वरना जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया है आपने तो बता दीजिए। यस सर। लिख लिया है? नो सर। लिखिए, जल्दी से करिए, मेक इट फास्ट। n is equal to minus d into n2 minus n1 upon x2 minus x1। d कोई डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, n1 और n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम है। जो n1 है और जो n2 है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है, पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको ध्यान से देखना है आपको। और x1 भी एक लेंथ है और x2 भी एक लेंथ है, और उसने कैपिटल N को भी बड़ा गजब डिफाइन किया, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। N भी एक नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो N है ना, ये एक नंबर है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट रूप से ये एक नंबर नहीं है। जैसे एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी हमने, वो एनर्जी नहीं थी, एनर्जी डेंसिटी थी। ऐसे ये भी सिर्फ एक नंबर नहीं है, नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। और ये स्मॉल n भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। हाँ, ये x एक्सिस के अलोंग लेंथ है।
अब वो कह रहा है डी जो भी है, क्या है डी, उसके डायमेंशंस बताइए। ठीक है, किया किसी ने? इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डी डायमेंशंस में इस माइनस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं n इज इक्वल टू डी इंटू स्मॉल n बाय x लिख सकता हूं। n2 माइनस n1 भी तो वही होगा, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ही होगा, और x2 माइनस x1 भी एक लेंथ ही होगी, ये भी एक लेंथ है। सर एल टी माइनस 1। हाँ शायद सही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेंथ माइनस लेंथ भी एक लेंथ होती है, इसलिए ये एक लेंथ होगी। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस में, कि लेंथ माइनस लेंथ इज आल्सो अ लेंथ। कोई 5 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर को आप 3 सेंटीमीटर कहेंगे, आंसर तो सेंटीमीटर में ही आएगा ना। अब देखते हैं, अब अननोन है डी, अननोन है डी हो गया n into x अपॉन स्मॉल n, और ये था नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये था लेंथ, और ये था नंबर पर यूनिट वॉल्यूम n बाय l स्क्वायर t, और ये l हो गया, और ये वॉल्यूम l क्यूब ऊपर आ गया, और ये n हो गया। ये नंबर के कोई डायमेंशंस नहीं है, ये l2t माइनस 1 आ गया, सही था जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि n एक नंबर नहीं है। नॉर्मली आप थोड़ा हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में करेंगे तो शायद आप बोलेंगे n एक नंबर है, ये नंबर नहीं है, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको ध्यान से। ये n बाय 80 है, ये नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, और इसी तरह वो जो स्मॉल n है वो भी एक नंबर नहीं है। जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ये n बाय 80 है, n बाय 80 ये मुझे निकालना है। ये स्मॉल n नहीं है, ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है। वॉल्यूम को l क्यूब में यहाँ ऊपर ले गया। कोई डिस्कशन करना है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर मैं आपको। ओके, ये क्वेश्चन करिए। सर बी। कुछ पूछना है, कुछ कह रहे हो आप लोग कोई? सर बी आंसर है। हाँ वो आंसर उसका भी रहा होगा, देख लेते हैं डायमेंशन क्या था उसका। हाँ बी आंसर है, L2 माइनस 1, L2t माइनस 1। सर अभी जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर बी है। अच्छा, अगले का आंसर आप बता रहे हैं? यस सर। ठीक है, अभी देख लेते हैं जरा। The turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. Radius भी हमारे लिए एक लेंथ है। Pressure difference between two ends of tube is P. तो प्रेशर हो या प्रेशर डिफरेंस हो, बात एक ही है। A viscosity of oil is given by. Now this seems to be some irritating formula, देख के थोड़ा सा नयापन तो लगता ही है शुरू में आप लोगों को, पर anyway हमें अगर ये फॉर्मूला दे दें और डायमेंशंस के लिहाज से, तो फिर अच्छा है, बड़ी बड़ी इक्वेशन देखने की आदत पड़ जाए आपको। ई का तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, ये P प्रेशर है, स्मॉल कैपिटल P लिख देता हूं, स्मॉल p मोमेंटम के लिए होता है, ये प्रेशर है। फिर इधर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी लेंथ स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूं। वो लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर है, वो लेंथ स्क्वायर ही होगी। r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर r स्क्वायर ही है, लेंथ स्क्वायर ही है। अपॉन 4 भी हटा देता हूं मैं, और v और l लिख देता हूं। v पता नहीं क्या है, विस्कोसिटी। अच्छा, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल उसने लिखा है, ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल। तो 4 मैंने हटा दिया, ये वेलोसिटी और एक लेंथ है, और मुझे ईटा के ही डायमेंशंस निकालने हैं शायद। इसको ईटा पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा पढ़ते हैं। ये ईटा है और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। अब ये एलएचएस पे ही है ऑलरेडी, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल, और वेलोसिटी है L1 t माइनस 1। सॉल्यूशन तो बहुत छोटी सी निकली, ये और ये कैंसिल हो गया, और M1 L माइनस 1
ये टी ऊपर जाके -2 + 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। ईटा के अगर याद रख सके डायमेंशंस तो याद रखें। वैसे निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इसका आंसर फोर्थ है, m1 l-1 t-1। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे 2 स्टार लगा लिए। अगेन मैं एक सिली सी बात कर रहा हूं, अगेन मैं इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए एक सिली सी बात कर रहा हूं, और वो ये है कि जब आप ईटा को लिखते हो तो उसमें जब आप ईटा को लिखते हो तो ये आता है, यहाँ भी एक 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 1 1, इसलिए यहाँ भी 1 1 1। किसी भी काम का नहीं है ये, पर अगर गलत आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि यार ईटा में तो ये भी एक 1 था, ये भी एक 1 था और ये भी एक 1 था, ये सब 1 होने चाहिए थे, ये सब 1 होने चाहिए थे। इससे काम तो नहीं बनता, पर अगर कहीं सिली मिस्टेक कहीं हो गई, आपका आंसर कुछ और आया, तो शायद आपको दिमाग में याद कर जाएगा कि नहीं यार यहाँ तो सारे 1 होते हैं, और वो याद तो रह जाती हैं ऐसी बातें। They sound weird in the first go, but eventually आप उन्हें यूज तो कर लेते हैं। All right, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है तो है ही आपके पास सब। ये क्वेश्चन देखिए, सर इसका सी है क्या? पता नहीं, मेरे को भी आपके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सही है, ठीक है, वेरी गुड। टी है 2 पाई रूट ml³ अपॉन 3y³। 3y³। और कह रहा है बाकी सब पहचान, जंक्स मॉडल्स भी ठीक है। किसके मांग रहा है? अननोन को एक बार हमेशा हमें पलट के देखना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ क्यूब मांग रहा है, ठीक है। हमें सवाल को कंप्लीट करने के बाद हमेशा सवाल में वापस आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक्चुअली अननोन था क्या। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी इनिशियल पीरियड है आपका इस दुनिया का। 10th से बहुत अलग लाइफ होती है, 11 12 की बहुत मैसिव सिलेबस है और बहुत ह्यूज वर्किंग करनी होती है आपको। एक बात अगर अभी आपने दिमाग में बैठा ली तो आगे आपके सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी, और वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आपको ऑप्शंस पे 2 सेकंड के लिए ग्लांस करना चाहिए, फिर वापस क्वेश्चन पे आके अननोन को अंडरलाइन करना चाहिए कि अननोन क्या था। अननोन है यहाँ क्यू, अननोन है क्यू, तो मैं स्क्वायर करता हूँ इस इक्वेशन का, t², ये हटा देता हूँ, इज इक्वल टू ml³, 3 भी हटा देता हूँ, इज इक्वल टू y³। डायमेंशनली तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो प्योर नंबर्स हैं मैंने उन सबको हटा दिया। अभी q को मैं इधर LHS पे ले आया, अननोन पे, जो हो गया m × l³ अपॉन t² y। अब m से कोई प्रॉब्लम नहीं है, l³ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, t² से कोई प्रॉब्लम नहीं है। y को जरूर सोचना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आंखें बंद कर लेनी चाहिए बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए। y के बारे में ये कहा था कि यार ये एनर्जी डेंसिटी है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये प्रेशर है, ये फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स अपॉन एरिया करके मैं फिर ये करीब करीब डायरेक्ट लिख लूंगा। ये फोर्स अपॉन एरिया है, m कट गया, t कट गया, हाँ इसका आंसर 10⁴ आ गया, शाबाश। ये थोड़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, इनको अगर आप बढ़िया हैंडल कर पा रहे हैं, इन्हीं की आदत डालनी है। इन सब चीज, ये सब फायदे भी हैं इस चैप्टर को करने के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, E, M, J and G represent energy, mass, angular momentum
and gravitational constant respectively, that the dimensional formula, वही पेशेंस ही चेक करना चाह रहा है आपका। चीजें तो हम इसमें सारी पहचानते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जी को रटना है नहीं, दोबारा डिराइव करना पड़ेगा। निकालिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। Sir, angle. यस, ये थोड़ा सा है एग्जाम के लायक, ये थोड़ा सा काम का है। कभी कभी ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कभी कभी पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। ये उस टाइप का एक रटने लायक क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर आपको याद रहे तो अच्छा है। अपन लोग ई एनर्जी पहचानते हैं, जे उसने शायद एंगुलर मोमेंटम बोला था। एक बार जे को लिख लेता हूँ, ये ई तो एनर्जी है। एक बार जे को लिख लेता हूँ, ये एल से हमने पढ़ा था, ये एमवीआर पढ़ा था, ये मास है, ये L1 T-1 है और ये L है, तो M1 L2 T-1 है। इधर जी के बारे में पढ़ा था, F का फॉर्मूला जी m² बाय r², आपको याद है, तो जी है F(r²) बाय m²। ये हो गया M1 L1 T-2 into L² अपॉन m², तो जी हो गया M-1 L3 T-2। पहले हमने ये अपने टूल्स तैयार कर लिए। पहले हमने जे के और जी के डायमेंशंस निकाल लिए, और अब इतने बड़े टर्म्स देख के भी घबराना नहीं है। आपको टिपिकली ये भी सीखते जाना है कि इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, ये भी आपको सीखना है, ताकि आप पेपर में क्वेश्चन जब आए तो डिसाइड कर पाए कि अभी करना है कि सेकेंड राउंड में करना है कि छोड़ना है। बहुत लेंथी क्वेश्चंस अगर आपको आइडिया कि बहुत टाइम खाते हैं, तो फिर तो उसे फर्स्ट राउंड में सवाल पेपर में कभी नहीं करना चाहिए। एनीवे, यहाँ पुट करना शुरू करते हैं। एनर्जी है M1 L2 T-2, जे यानी एंगुलर मोमेंटम है, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, M2 L4 T-2। मास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे गंदा पावर इस पे दिया है, इसी पावर से हम डर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका भी मैं स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, M-2 L6 और T-4। अब मैं इधर पहले सब सारे m को हैंडल करता हूँ, ये m और ये m, 4 m है, तो ये 1 और 2 3 हो जाएगा, ये 3 और 2 ऊपर जाके 5 हो जाएगा, और ये m5 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 और 2 पावर हो गया 3, ये -2 ऊपर जाके हो गया m5, और वो m5 और m5 कैंसिल हो गया, m0। अभी l को हैंडल करता हूँ, l यहाँ एक है 2, ये l और l पे सर्किल लगा दी ताकि सारे l पे एक साथ ध्यान जाए। ये हो गया 6 और ये अपॉन 6 हो गया, ये L0 हो गया। अभी t पे सब t को ऐसे लिख देता हूँ सारे, ताकि कोई t मेरा मिस ना हो जाए। सारे t ऐसे लिख देता हूँ, ये -4 ऊपर है और ये -4 नीचे है, ये भी हो गया। बढ़िया है। दिखने में सवाल तो खतरनाक था यार, इसमें घुसने की हिम्मत नहीं होती, इसमें घुसने की हिम्मत नहीं होती, और यही सीखना है आपको। एक तो हिम्मत डेवलप करनी है, और उसके तरीका केवल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। हिम्मत डेवलप करिए और पहचानिए भी कि हाँ यार, इसमें तो कोई खास टाइम लगा ही नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। यही अगर इस चैप्टर में ये थोड़े पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह भी हमारे बड़े वापस स्ट्रांग हो जाते हैं, फायदा तो है। आगे चल के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी इस चैप्टर में काफी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो सीखते तो बहुत है, अच्छा है ये। इसमें अगर ये ऑप्शंस नहीं होते तो एक बात और आपसे कर सकता था, एक बात आपसे और कर सकता था, बोल देता कि ये कौन सी क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, ये व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो एक ऑप्शन हो सकता था क्या, सॉलिड एंगल।
वो बोलता कि ये कौन सी क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, तो कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी डाल देता ऑप्शन में। तो एक ऑप्शन बोलता स्ट्रेन, एक ऑप्शन बोलता प्लेन एंगल, एक ऑप्शन बोलता सॉलिड एंगल, और एक ऑप्शन बोलता ऑल, तो ऑल आंसर आ जाता। ये M0 L0 T0 है। हाँ, एंगल ही तो ऑप्शन दिया है, खैर उसने एंगल ही ऑप्शन दिया है। फर्स्ट इसका आंसर है, फर्स्ट फिलहाल इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Sir, C. M1 L minus 1. Sir, A. हाँ, frequency of vibration of a string is given by this. Sir, A. नहीं, ए तो नहीं है इसका आंसर। Sir, C. M1 L minus 1, C सही आंसर है इसका। Frequency of vibration of a string is given by this. अच्छा कर रहे हैं आप लोग, यू आर वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी को मैं सीधे F ही लिख देता हूं। इसने उसे न्यू लिखा है, जैसा एनर्जी के फॉर्मूले में h न्यू में होता है P/2L। फ्रीक्वेंसी इज P/2L अंडर रूट F/m, F/m टू द पावर 1/2, ऐसा इसने बोला है। अब कह रहा है इसमें m के डायमेंशंस निकालिए। बड़ा ट्रिकी सवाल है। इसमें वो कह रहा है कि m के डायमेंशंस निकालिए। अब इसमें काफी संभावना तो इस बात की है कि आप बोलेंगे स्मॉल m तो मास होता है। आप बोलेंगे स्मॉल m तो मास होता है, और पूरा सवाल सोचेंगे कि चलो कौन करे, इसका टाइम बचा के किसी और सवाल को दे देते हैं, वो लफड़ा हो जाएगा। ये मास नहीं है, फ्रीक्वेंसी वर्क ऑन टाइम है। पहले तो अननोन पर अपन इधर लाते हैं। चलो इधर 1/t लिख लेता हूं मैं पहले। इधर p को मैं एक नंबर है, तो एक नंबर है, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ये l हो गया, और अंडर रूट ऑफ f/m हो गया, ये f/m। अब मैं स्क्वायर कर देता हूं। 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/l स्क्वायर इनटू f/m, और जो स्मॉल m है वो हो गया ft स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ft स्क्वायर बाय l स्क्वायर। फोर्स हो गया m1l1t माइनस 2। फोर्स में 1 आते हैं, ये सब 1 आते हैं, शुरू में ये दोनों 1 आते हैं, ये वाला 2 वर्क में आता है, ये t तो ऐसे ही रहता है, पावर में ये -3 हो जाता है। ये फोर्स है, वर्क में ये बढ़ता है, और पावर में ये भी बढ़ जाता है। फोर्स है m1l1t-2, वर्क है m1l2t-2, और पावर है m1l2t-3। इनकी भी काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनटू t स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ये दोनों तो यहाँ कैंसिल हो गए, और इनके यहाँ पेयर बनाऊंगा तो ये बच रहा है m1, और ये ऊपर जाके हो गया l-1। ये इसका सही जवाब है। एक्चुअली जो स्मॉल m है ना, इसको हमने एक जमाने में लैम्बडा कहा था, इसको कहा था लीनियर मास डेंसिटी। देखिए मास पर यूनिट लेंथ था ना वो, ये जो स्मॉल m है एक्चुअली ये मास पर यूनिट लेंथ है, तभी तो उसके डायमेंशन m/l आए हैं। तो लीनियर मास डेंसिटी भी एक चीज है जो डायमेंशंस आपको जिसके आने चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी बड़े आराम से ही आ जाएंगे, छोटा ही सवाल बन रहा है। लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर रेडी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनर्जी जी, आई इम्पल्स है। इम्पल्स आपके लिए एक नई चीज है। इम्पल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, पढ़ा भी एक है वैसे आपने पहले, और लिख दीजिए इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम डायमेंशनली। जो इम्पल्स है वो डायमेंशंस के लिहाज से मोमेंटम है।
जो इम्पल्स है वो मोमेंटम ही है। इम्पल्स एक्चुअली होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स के डायमेंशंस मोमेंटम के ही हैं। तो आंसर बताइए। GIm²/e²। ये है E एनर्जी है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, I इम्पल्स है, M मास है। आया किसी का आंसर? G था, एक बार डिराइव कर लेते हैं। F is Gm²/r²। So G is Fr²/m². So this is m1L1 t minus 2 into L²/m². So this is m-1 L3 t minus 2। ये हो गया G। इम्पल्स हो गया मोमेंटम mvr। This is m1 Lt minus 1 into L। So this is m1 L2 t minus 1। Now we are ready। ये निपट लिया, ये निपट लिया। ये m तो मास ही था ना। फाइनल Sir, आंसर time। हाँ? टाइम। ओके फाइन। चलिए यहाँ पुट करके देखते हैं। G हो गया, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ m-1 L3 t minus 2। इम्पल्स हो गया m1 L2 t minus 1। मास का स्क्वायर ही आ रहा है शायद, इसके बाद ये m पता नहीं मास ही है, डाउट आ जाए तो एक बार चेक कर लें। और एनर्जी का स्क्वायर है तो m1 L2 t minus 2 m1 L2 t minus 2 मैंने 2 बार लिख दिया। ये थोड़े बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें we should be very comfortable with them। और उसका एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस करेंगे तो मार्क्स आएंगे, वरना आपको पहले कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ अच्छा आता है, मुझे टॉपिक अच्छा आता है, पर मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि पेपर में इतने सारे डिजिट्स को हैंडल करने में सिली मिस्टेक होगी अगर जरा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है उस समय कोई ना कोई डीमोटिवेटिंग थॉट आता है और उस समय फिर ब्रेन उस थॉट से ऑक्यूपाई हो जाता है और फिर ब्रेन जब कहीं और है तो यहाँ से वो अपना ट्रैक लूज कर देता है। तो एक कोई डिजिट बिगाड़नी है, बस पूरा खत किया करा है, बेकार हो जाएगा। अभी पहले मैं m से निपटता हूँ, मैं इस m को पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। m 3 जगह यहाँ आ रहा है और 2 जगह यहाँ आ रहा है। पहले तो मैंने इस m को काट ही दिया, अब ये 2 बचा, ये भी कट गया, बल्कि ये भी कट गया, m सारे साफ हो गए। अब मैं l जरा l पे ध्यान देता हूँ। ये l है, ये l है, ये l है और ये l है, 4 l है और कोई l बचा नहीं है ना। अब चेक कर लिया, कोई l नहीं बचा है। अभी ये L² और ये L² कट गया, ये एक L बचा, ये L³ और ये L², एक L बच गया। अब ये भी खत्म हो गए, है ना। अब सारे T बच रहे हैं। अब ये T और ये T और ये T में हैंडल करूंगा, हाँ सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये T-2 और ये T-2 कैंसिल हो गए और ये T-1 + 2, ये LT1 है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नो सर। ऐसा कोई ऑप्शन है? नो सर। सर L तो कट जाएगा, सिर्फ T बचेगा। ये कट रहा है क्या? कहाँ कट रहा है मुझे दिख नहीं रहा, चेक कर फिर ले। इम्पल्स में m1 L1 t minus 1। इम्पल्स मैंने गलत लिखा है क्या? इम्पल्स से m1 L1 t minus 1। इम्पल्स को मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या लिखा है। इम्पल्स है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा mvr लिख लिया था मैंने एक्चुअली डेरिवेशन में, एंगुलर मोमेंटम ले लिया था, हाँ वो गलती हो गई। इम्पल्स है खाली m इनटू v, m1 L1 t minus 1। वही मैं लेक्चर दे रहा था कि एक भी कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, क्योंकि
या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या कहीं भी अटेंशन डाइवर्ट हो, जरा सा भी थॉट यहाँ जाएगा ना, मैंने कब इसे एमबीआर लिख लिया पता ही नहीं लगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे L1 आएगा और बस फिर तो ये सारे ये भी L भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर 8 टाइम सही है इसका आंसर। एमवी को मैं फ्लो में मोमेंटम आ गया मुझ में थोड़ा ज्यादा, तो एमवी को मैं एमवीआर लिखता चला गया, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कुछ तो गलतियां होंगी पर उनसे बॉदर नहीं होना है, गलतियां तो होंगी, कोई चिंता की बात ही नहीं है, गलतियां तो होंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर इसका आंसर है ए। निशिता जोर से बोलिए जरा। सर इसका आंसर है ए। अच्छा ठीक है, आई डू नॉट नो द आंसर, आई विल हैव टू चेक इट अलोंग विद यू गाइस। सर ए है। ओके फाइन, दो आंसर आ गए तो ए ही होगा, चेक कर लेते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं भाई लोग? बाकी कुछ है तो है ही नहीं इसमें, एफ और डेंसिटी में रिलेशन दिया है और एक्स मांग रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। 3/2 माइनस 1/2 t माइनस 2। इसका एक तरीका तो यह है कि पूरा सॉल्व करें, खैर अभी तो शायद पूरा सॉल्व कर लेना ही ठीक है, वरना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। अभी तो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें बहुत अच्छी चीज ऑप्शन एलिमिनेशन सीखी जा सकती है, बात करेंगे उस बारे में जल्दी से। तो देखिए साहब, x मुझे निकालना है, वो है f इंटू डेंसिटी टू द पावर 1/2, फोर्स है m1 L1 t माइनस 2 और डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम टू द पावर 1/2, तो जाएगा m1 यहाँ से आएगा L1 t माइनस 2, फिर m टू द पावर 1/2 चाहूँ तो मैं चलो यही लिख लेता हूँ, m टू द पावर 1/2 और n टू द पावर माइनस 3/2। अब ये m और n के मैं पेयर बना के यहाँ एक साथ लिख लेता हूँ, m इंटू m टू द पावर 1/2, फिर मैं l और al का भी पेयर बना देता हूँ, l और al का भी एक साथ इनके टर्म्स लिख लेता हूँ, कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। अभी ये भी कवर हो गया, 1 2 3 4 5 टर्म्स थे, 1 2 3 4 5 4 आ चुके हैं, इसका मतलब एक t का बच रहा है बस, mlt। सारे m एक साथ क्लब कर लिए, सारे l एक साथ क्लब कर लिए और सारे t एक साथ क्लब कर लिए। अब ये m और 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर ये l 1 माइनस 3/2 हो जाएगा और t तो एक ही टर्म है -2, तो इसका आंसर आएगा m 3/2, फिर l माइनस 1/2 और t -2। मेरा आपसे कहना है जैसे ही आपका m का पावर -3/2 आता है ना, वैसे ही आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए किसमें m का पावर -3/2 है, मतलब +3/2 है, तो बाकी दो ऑप्शन काट दीजिए ताकि आपका ध्यान सिर्फ ए और सी पे फोकस रह जाए, जो भी दो ऑप्शन थे। फिर बाकी भी मैच कर लीजिए। पहले देख लीजिए m किससे मैच कर रहा है, और फिर बाकी भी देख लीजिए, और इस तरह से दो ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट हो जाते हैं आपके। ओके, ये क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार दे दीजिए, 3 स्टार, इसका आंसर याद रख सकते हैं। डी बी ml0 t माइनस 3। ड फॉर डोंकी, डेल्टा। यस सर, ml0 t माइनस 3। ठीक है, सर बी। डेल्टा ड इसका ठीक जवाब है साहब। अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको याद रख पाए तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सोलर कांस्टेंट को बोल रहा है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी है कि कोयले की एनर्जी, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया और मिनट यानी टाइम। जो सोलर कांस्टेंट है
That is, the solar constant is basically some energy upon some area और some time. वो मिनट है कि सेकंड है फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. एनर्जी के डायमेंशंस m1 l2 t-2 है, एरिया l स्क्वायर है और ये टाइम है t1 है. तो m1 बच गया, ये l0 हो गया और t -2 -1 ये -3 हो गया. mt-3 टाइप की बात ये काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें अगर हो पाए तो. और वरना जब ये और हीट वीट के चैप्टर्स में आएगा तब ये आपको याद हो ही जाएगा. ठीक है, काफी अच्छा किया आप लोगों ने, अच्छे रिस्पॉन्सेस थे. सो signing off today and the lecture to be continued. Thank you, sir.